हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही खुश होंगे, आनंद मंगल होंगे और इस सुहाने मौसम का आनंद उठा रहे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी। एंटी टमाइट का छिड़काव हो रहा था। उसकी अजीब सी दुर्गंध सांसों में घुली जा रही थी। एक बेचैनी और उदासी उस फैलते धुएं नुमा स्प्रे के कारण उसके भीतर समा रही थी। उफ! यह नन्ही सी दीमक किस तरह जीवन की गति में अवरोध पैदा कर देती है। हर चीज अस्त व्यस्त, कमरे, रसोई, हर अलमारी और पलंगों को खाली करना पड़ रहा है। खूबसूरत कैबिनेटों पर रखे शोपीस, किताबें, सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है। हर 2 से 3 महीने में यह छिड़काव करना जरूरी होता है। जब दिल्ली से फरीदाबाद आए थे तो किसे पता था कि इस तरह की परेशानी उसकी जिंदगी की संगति को ही बिगाड़ कर रख देगी। अगर अपना मकान बनाना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी और टेंशन का काम लगता है तो बना बनाया मकान लेने की चाह भी चैन छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। जब उसमें आकर रहो तभी छूटी हुई खामियां जैसे छिपी दरारें, दरकती दीवारें आदि एक एक कर सामने आने लगती हैं। पर इस जमाने में दिल्ली में 600 गज की कोठी खरीदना किसी बहुत बड़े सपने से कम नहीं है और आसपास एनसीआर इतने भर चुके हैं कि वहाँ भी कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में फरीदाबाद का विकल्प ही उनके पास बचा था, जहाँ बजट में कोठी मिल गई थी। तब तो यही सोचा था कि फरीदाबाद कौन सा दूर है, इसीलिए यह कोठी खरीद ली थी। हालांकि वह दिल्ली छोड़कर आना नहीं चाहती थी, पर उसके पति दीपंकर की जिद थी कि उन्हें स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कोठी में रहना ही चाहिए। आखिर क्या कमी है उन्हें? पैसा, पावर और स्टेटस सब है उसका सोसाइटी में। फिर जब कारें घर के बाहर खड़ी है तो दिल्ली कौन सी दूर है। रोज रोज दिल्ली आने जाने के झंझट के बारे में सोच उसके माथे पर शिकन उभर आई थी, पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं था। मैडम, हमने स्प्रे कर दिया है, पर 3 महीने बाद आपको फिर करवाना होगा। दीमक जब एक बार फैल जाती है तो बहुत आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। जब तक कि पूरी तरह अंदर तक फैली उसकी सुरंगें नष्ट न हो जाए। दीमक लकड़ी में एक के बाद एक सुरंग बनाती जाती हैं। बाहर से पता नहीं चलता कि लकड़ी को कोई नुकसान पहुंच रहा है, पर उसे वह अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है। अच्छा होगा कि आप साल भर का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के साथ कर लें, फिर हम खुद ही आकर स्प्रे कर जाया करेंगे। आपको बुलाने का झंझट नहीं रहेगा। स्मार्ट एग्जीक्यूटिव अपनी कंपनी का बिजनेस बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। यहीं आने पर पता चला था फरीदाबाद में मेहंदी की खेती होती है, इसीलिए दीमक बहुत जल्दी जगह जगह लग जाती हैं। स्प्रे की गंध उसे अभी भी अकुला रही थी। लग रहा था जैसे उल्टी आ जाएगी। भीनी भीनी मेहंदी की सुगंध कितनी भाती है, पर जब उसकी वजह से दीमक फैलने लगे तो उसकी खुशबू ही क्या, उसका रंग भी आंखों को चुभने लगता है। एक नन्ही सी दीमक किस तरह से घर को खोखला कर देती है, ठीक वैसे जैसे छोटी छोटी बातें रिश्ते की मजबूत दीवारों को गिराने लगती हैं।
वे इतनी खोखली हो जाती हैं कि उसे शून्यता और रिक्तता को भरने के लिए पूरी जिंदगी भी कम लगने लगती हैं। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लें, पेपर तैयार कर कल आ जाए। मैं इस समय बिजी हूँ। वह किसी भी तरह से उसे वहाँ से टालने के मूड में थी। हर तरफ सामान बिखरा हुआ था और उसे शाम को अवनीश से मिलने जाना था। मेड को हिदायतें देकर वह थोड़ी देर बाद ही सज धज कर बाहर निकल गई। अवनीश से मिलने जाने के लिए ड्राइवर को नहीं ले जा सकती, इसीलिए खुद ही दिल्ली तक ड्राइव करना पड़ा। जब से अवनीश उसकी जिंदगी में आया था, उसकी दुनिया रंगीन हो गई थी। शादी को 2 साल हो गए हैं, पर दीपंकर से उसकी कभी नहीं बनी। रोमांस और रोमांच तो जैसे क्या होता है उसे पता तक नहीं है। वह तो शुरू से ही बिंदास किस्म की रही है। घूमना फिरना, पार्टियां अटेंड कर मौज मस्ती करना उसकी फितरत है। दीपंकर के पास तो कभी उसके लिए टाइम होता ही नहीं है। बस पैसा कमाने और अपने बिजनेस टूर में बिजी रहता है। हमेशा एक गंभीरता सी उसके चेहरे पर बनी रहती है। दूसरी तरफ अवनीश है, स्मार्ट, हैंडसम और उसी की तरह मौज मस्ती करना पसंद करने वाला। हमेशा हंसता रहता है, उसकी हर बात पर ध्यान देता है, जैसे उसे कौन सा कलर सूट करता है, उसका हेयर स्टाइल आज कैसा है, या कब उसने कौन सा शेड की लिपस्टिक लगाई थी। यहाँ तक कि उसे यह भी पता है कि वह कौन सा परफ्यूम पसंद करती है। दीपंकर को तो यह भी पता नहीं चलता कि कब उसने नई ड्रेस खरीदी है या कौन सी साड़ी में वह ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हाँ, पैसे देने में कभी कटौती नहीं करता, न ही पूछता है कि कहाँ खर्च कर रही हो। हाय मेरी जान, भला की खूबसूरत लग रही हो, कितनी देर लगा दी, तुम्हारा इंतजार करते करते सूख गया मैं। अवनीश की इसी अदा पर तो मरती है वह। ट्रैफिक प्रॉब्लम, एनीवे बताओ आज का क्या प्रोग्राम है। शाम ढलने को है, प्रोग्राम क्या होना चाहिए तुम ही सोचो। अवनीश ने उसे आंख मारते हुए कहा तो वह शर्मा गई। अवनीश अकेला था और कुंवारा भी। अपने दोस्त के साथ एक कमरा शेयर करके रहता था। दोनों के बीच आपस में पहले से ही तय था कि जब वह नम्रता को वहाँ ले जाएगा तो वह देर से आएगा। अवनीश की बाहों से जब नम्रता मुक्त हुई तो बहुत खुश थी और अवनीश तो जैसे हमेशा उसे पा लेने को आतुर रहता था। तुमने मुझे दीवाना बना दिया है नम्रता। अच्छा, आजकल सेल चल रही है, क्या ख्याल है तुम्हारा? कल कुछ शॉपिंग करें? मेरे होते हुए तुम सेल में खरीदारी करने की क्या जरूरत है? कह नम्रता निकल गई और अवनीश उसके लाए हुए परफ्यूम को लगाने लगा। सही मुर्गी हाथ लगी है तेरे, बहुत ऐश कर रहा है, अवनीश के दोस्त ने परफ्यूम से महकते कमरे में घुसते हुए कहा। तो क्यों जल रहा है? फायदा तो तेरा भी होता है, मेरी सारी चीज़ों का तू भी तो इस्तेमाल करता है। अवनीश बेशर्मी से मुस्कुराया। अगले दिन नम्रता ने अवनीश के लिए ढेर सारी शॉपिंग की। कुछ और भी खरीदना है कहकर उसने नम्रता से उसका क्रेडिट कार्ड ले लिया। वह जानता था कि नम्रता अपने पति को पसंद नहीं करती है, इसीलिए उसकी भावनाओं का खूब फायदा उठा रहा था। पति से नाखुश होने के कारण उसके अंदर संवेदनशीलता की कमी बनी रहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अवनीश से उसका साथ छूटे। उसे डर लगा रहता था कि कहीं वह शादी न कर ले। कभी कभी भावुक हो वह उसके सामने रो भी पड़ती थी। 3 महीने बाद जब फिर से एंटीमाइट स्प्रे करने कंपनी के लोग आए तो उन्होंने कहा लकड़ी को गीला होने से बचाना चाहिए। उसे पता चला कि दीमक नमी वाले स्थानों में अधिक पाई जाती हैं। जहाँ कहीं भी गीली लकड़ी मिलती है वह तुरंत वहाँ अपनी पेट
बना लेती है। उसने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि अवनीश धीरे धीरे उसके जीवन में पेट बनाकर उसे खोखला बनाता जा रहा है। तुम्हारे पति की बहुत पहुंच है, उनसे कहकर मेरे बॉस का यह काम करवा दो ना। अवनीश ने एक दिन नम्रता के गालों को चूमते हुए कहा तो वह बोली, तुमने कह दिया, समझो हो गया। दीपंकर मेरी कोई बात नहीं टालते। अच्छा चलो आज लंच किसी बढ़िया होटल में करते हैं। नम्रता सोचती थी कि अवनीश की वजह से उसकी जिंदगी में बहार है। तितली की तरह उसके चारों ओर मंडराती रहती, उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुन बादलों में उड़ती रहती। दूसरी ओर अवनीश की मौज थी, उसका शरीर, पैसा और हर तरह की ऐश की मौज लूट रहा था। जब नम्रता ने बताया कि दीपेंकर बिजनेस ट्रिप पर हफ्ते भर के लिए सिंगापुर जा रहा है, तो उसने भी नम्रता से किसी हिल स्टेशन पर जाने के लिए प्लेन का टिकट बुक कराने के लिए कहा। दोनों ने वहाँ बहुत एंजॉय किया, पर पहली बार उसे अवनीश को खुले हाथों से पैसे खर्च करना अखरा। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अवनीश नामक दीमक उसके और दीपेंकर के रिश्ते के बीच आ उसे भुरभुरा कर रहा है। उसे क्या पता था कि दीमक अपना घर बनाने के लिए लकड़ी को खोखला नहीं करती हैं, बल्कि लकड़ी को ही चट कर जाती हैं, और इसीलिए उसके लग जाने का पता नहीं चलता, क्योंकि वह अपने पीछे किसी तरह का बुरादा तक नहीं छोड़ती हैं। जब तक लकड़ी का वजूद पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, दीमक लगने का एहसास तक नहीं हो पाता। आसानी से उसका पता नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए उससे छुटकारा पाना भी कभी कभी असंभव हो जाता। यहाँ तक कि उसे हटाने के लिए जो छिड़काव किया जाता है, वह उसे भी अपने में समा लेती और अधिक जहरीली हो जाती हैं। कुछ दिनों से वह महसूस कर रही थी कि अवनीश की मांगें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। जब तब उसका क्रेडिट कार्ड मांग लेता। दीपेंकर उससे कहता नहीं, पर कभी कभी लगता कि मेहनत से कमाए उसके पैसे वह अवनीश पर लुटाकर अच्छा नहीं कर रही है। दीपेंकर की सौम्यता और उस पर अटूट विश्वास उसे अपराध बोध से भरने लगता था। माना अवनीश बहुत रोमांटिक है, पर दीपेंकर ने कभी यह एहसास तो नहीं कराया कि वह उससे प्यार नहीं करता। उसका केयर करना क्या प्यार नहीं है? और अवनीश है कि बस जब भी मिलता है किसी न किसी तरह पैसे खर्च कराने की बात करता है। क्या ये प्यार होता है? नहीं, अवनीश उसे प्यार नहीं करता। उसने कहीं पढ़ा था कि दीमक घास के ऊपर या नमी वाली जमीन पर एक पहाड़ी सी भी बना लेती हैं, जो दूर से देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, और एहसास तक नहीं होता कि उसे छूने भर से हाथों में एक अजीब सी सिरहन तक तोड़ सकती हैं। पास जाकर देखो तब पता लगता है कि असंख्य दीमक उसके अंदर रेंग रही है, और तब एक लिसा सा एहसास मन को घेर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन और शरीर पर हावी होती जा रही अवनीश रूपी दीमक पर वह किस स्प्रे का छिड़काव करे। दीपेंकर को धोखा देने के कारण मन लकड़ी के बुरादे सा भुरभुरा और खोखला होता जा रहा है। क्षण क्षण कुछ दरक जाता है। न जाने मन के कपाट इस सूरत में कितने समय तक बंद रह सकते हैं। डरती है वह, कहीं कपाट खुल गए तो संबंधों की कड़ी न ढीली पड़ जाए। जब मजबूती न रहे तो टूटने में बहुत देर नहीं लगती किसी भी चीज को। फिर यह तो रिश्ता है। नम्रता को एहसास हुआ कि अपने पति की कमियों और रिश्ते से नाखुश होने के कारण उसके भीतर से जो संवेदनाओं का बहाव हो रहा है, उसके नमी में दीमक ने अपना घर बना लिया है। अवनीश के सामने उसने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। उसने भी तो उसकी आंसुओं की आर्द्रता से मिलती नमी में पनपने और जगह बनाने का मौका मिल रहा है उसे। अचानक उसे महसूस हुआ कि दीमक उसके घर में ही नहीं,
उसकी जिंदगी में भी लगी हुई हैं। धीरे धीरे वे किसी तरह बिखर रही हैं। बाहर से सब सुंदर और अच्छा लगता है, पर अंदर ढेरों सुरंगें बनती जा रही हैं, जिन्हें बनने से अभी नहीं रोका गया तो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। दीमक उसके जीवन को किसी बुरादे में बदल दे, उससे पहले ही हर जगह छिड़काव कराना होगा। दीमक कुछ ज़्यादा ही फैल रही है। आप तुरंत किसी को भेजें, मुझे इसे पूरी तरह से हटाना है। नम्रता ने घर में स्प्रे करवाने के लिए कंपनी में समय से पहले ही फ़ोन कर उन्हें आने को कहा। पर मैडम, अभी तो स्प्रे किए 2 ही महीने हुए हैं। 3 महीने बाद इसे करना होता है। आप एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। दीमक और फैल गई तो सब बिखर जाएगा। आज ही भेज दो आदमी को। दीमक फैल रही है। फोन तो कब का कट चुका था, पर वह लगातार बुदबुदा रही थी। दीमक को फैलने से रोकना ही होगा। उसके मोबाइल पर अवनीश का फोन आने लगा था। यह पहली बार हुआ था जब उसने दूसरी घंटी भी बजने दी थी। फिर तो रिंग होती ही रही। मोबाइल हाथ में ही था। जब उसे एहसास हुआ तो 10 मिनट बीत चुके थे। अवनीश की 5 मिस्ड कॉल थी। उसने मोबाइल साइलेंट मोड पर रख दिया और कपड़ों की अलमारी से कपड़े निकालने लगी। जो कपड़े अवनीश के साथ खरीदे थे उनमें तो बुरी तरह दीमक लग चुकी थी। उन्हें बाहर ले जाकर जला डालना ही ठीक होगा।